नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली ध्येय आईएएस के टेस्ट देख रहे हैं यूपी पीसीएस और आरवे और प्रीलिम 2024 के लिए जो एग्ज़ाम होना है, तो टेस्ट नंबर 7 तक करा दिया गया है कंप्लीट। आज टेस्ट नंबर 8 है और आप लोग चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें, उस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। और आप लोगों के लिए करंट अफेयर का रिवीजन लगातार कराया जा रहा है 1 जनवरी 2024 से, ठीक है, हस्तलिखित नोट है। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट बना दिया गया, जाकर के जरूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक को तट दिया, एक और अवस्थित दिया है। तो ओखा तट ये कहाँ पर, तो ओखा तट आपका गुजरात में है, ठीक है। कनूर तट कहाँ पर, तो कनूर आपका कहाँ पर है, तो केरल में है। कहाँ पर है कनूर आपका, तो देखें तो कनूर आपका केरल में है, ठीक है। बखाली कहाँ पर, तो बखारी आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। बखारी आपका पश्चिम बंगाल में है। कारवाड़ ये कहाँ पर, तो आपका कर्नाटक में है। तो इस पर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो पहले का आंसर क्या होगा, तो पहले का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में देखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में देखना है। तो देखिए क्या दिया है, कंचनजंगा दिया है, फिर उसके बाद से अन्नपूर्णा दिया है, फिर धौलागिरी दिया है, फिर मकालू दिया है। तो देखें तो इसको और आरोही क्रम में देखना है। तो देखें तो अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है, तो 8091 मीटर है। कितना है, 8091 मीटर है। और उसके बाद से और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो कंचनजंगा की 8500, कितना, तो 8598 किलोमीटर है। कितना है, तो 8598 किलोमीटर है, ठीक है। ऊंचाई इसका 8598 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद से अन्नपूर्णा कितनी है, तो अन्नपूर्णा का भी लोग देखे लिए। धौलागिरी कितना है, तो 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद से देखें तो मकालू की ऊंचाई कितनी है, तो मकालू का 8481 किलोमीटर है, 8481 किलोमीटर। तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो उसके सबसे पहले कौन सा आएगा, तो अन्नपूर्णा आएगा, ठीक है। अन्नपूर्णा आएगा, उसके बाद से अन्नपूर्णा के बाद से धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी, उसके बाद से मकालू, फिर उसके बाद से कंचनजंगा, ठीक है। दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का डी हो जाएगा। और देखें तो ये कंचनजंगा ये कहाँ पर, तो कंचनजंगा ये जो है कि कंचनजंगा कांचनजंगा ये नेपाल और भारत के सी बॉर्डर पर है, ठीक है, कंचनजंगा। और अन्नपूर्णा ये कहाँ पर, तो अन्नपूर्णा आपका अन्नपूर्णा कहाँ पर, तो ये नेपाल में, ठीक है, नेपाल में पड़ता है, ठीक है, नेपाल में पड़ता है। और धौलागिरी कहाँ पर, तो धौलागिरी आपका ये कहाँ पर है, तो धौलागिरी भी कहाँ पर पड़ता है, तो ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है। मकालू का कहाँ पर, तो मकालू आपका नेपाल और चीन के बॉर्डर पड़ता है, ठीक है, नेपाल और चीन के बॉर्डर पड़ता है। और देखें तो और भी जो पर्वत हैं कौन कौन से उनको देख लें। तो देखें तो गिरिशबर्म पर्वत है कहाँ पर, तो पाकिस्तान में, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंचाई है पर्वत शिखर है। गोसाई थान आपका कहाँ पर, तो चीन में है। नंदा देवी कहाँ पर, तो नंदा देवी भारत में है। राकापोसी पर्वत कहाँ पर, तो पाकिस्तान में है, ठीक है, राकापोसी पर्वत पाकिस्तान में है। कामेट पर्वत कहाँ पर, तो कामेट आपका भारत और चीन के सीमा पर है। नामचा पर्वत, तो नामचा पर्वत आपका चीन में है, ठीक है। गुलर मंदाता ये कहाँ पर, तो चीन में है, ठीक है। तिरुचिमिर कहाँ पर, तिरुचिमिर भी आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और पहाड़ी दी है, एक और उसकी अवस्थी दिया है। तो चीन श्रृंखला ये कहाँ पर, तो चीन श्रृंखला आपका ये कहाँ पर, तो चीन श्रृंखला आपका मणिपुर में है, ठीक है। सारामाती कहाँ पर, तो सारामाती आपका नागालैंड में है। कोल्लामलाई कहाँ पर, तो कोल्लामलाई आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तो मिकिर कहाँ पर, तो मिकिर आपका असम में है। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो ए का 4 बी का 1 देख लेते हैं। ए का 4 बी का 1 तो इसमें किसका दिया है, तो इसमें देखें तो तीसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। एक और जनजातीय दिया है, एक और निवास दिया है। तो लिम्बू जनजातीय कहाँ पर दिया है, तो मणिपुर में दिया है, बल्कि लिम्बू जनजातीय मणिपुर में नहीं बल्कि कहाँ पर, तो सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में जनजातीय पाई जाती है। कोनिया कहाँ पर, तो नागालैंड में। नोटिया कहाँ पर, तो त्रिपुरा में। हालचू कहाँ पर, तो हालचू आपका अंडमान और निकोबार में, तो सही दिया हुआ है। और भी जनजातियाँ उनको थोड़ा सा देख लें तो देखें तो जो है कि अंडमान और निकोबार द्वीप में और कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, तो ओंजे है, ठीक है, ओंजे है, जारवा है, जरना है, सेंटलीज है, अंडमानी है, निकोबारी है और सोमपेन है। कहाँ पर पाई जाती है, सोमपेन आपका अंडमान और निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। और देखें तो झारखंड में कौन कौन सी जनजाति पर तो पाई जाती हैं, तो संथाल है, मुंडा है, उरांव है, बिरहोर है, कोरबा है, असुर है, भुइया है, ठीक है, गोंड है, सौरिया है, भूमिज है, सब कहाँ पर, तो ये झारखंड में पाई जाती हैं। और देखें तो त्रिपुरा में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो रियांग है, ठीक है, रियांग भी पाई जाती हैं। त्रिपुरी है, हालाम है, नोटिया है, ये सब कहाँ पर, तो त्रिपुरा में पाई जाती हैं। और असम में देखें तो असम में कौन कौन सी जाति पाई जाती हैं, तो राभा है, दिमारा है, कोछारी है, ठीक है, कोछारी है, बोडो है, अबोर है, आओ है, ठीक है, मिकिर है, कार्बी है, नागा है, लुसाई है, ये सब कहाँ पर, तो असम में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो चौथे का ये हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ए दिया है भवानी, पहला दिया भवानी, दूसरा कबानी
और तीसरा दिया है कृष्णा। तो देखें तो कौन कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, तो भवानी है, कबानी है, कृष्णा है। बल्कि साबरमती कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हैं। इस पर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो पाँचवें क्या हो जाएगा, तो पाँचवें का बी हो जाएगा, ठीक है, पाँचवें का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक और खदान दिए, एक और भारत का राज्य दिए हैं। तो रणजीत घाटी है कहाँ पर, तो रणजीत घाटी आपका सिक्किम में है, ठीक है। एक का क्या हो जाएगा, तो एक का 4 हो जाएगा। झिलमिल कहाँ पर, तो झिलमिल आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में। बरोरा कहाँ पर, तो बरोरा आपका महाराष्ट्र में। नामचिक नामफुक है कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 2, डी का 1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखें तो छवें का सी हो जाएगा, ठीक है, छवें का सी हो जाएगा। छवें क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है, ये देखना है। तो देखें तो पहला क्यूराइल दिया है, नॉर्वे दिया है, फिर इरमिंगिर दिया है, क्यूरोसिया दिया है। तो देखें तो इसमें कौन कौन सी जलधाराएं जो है कि क्या देखना है, ठंडी है। तो देखें तो जो क्यूराइल है और इरमिंगिर जलधारा एक ऐसी हैं, तो ये आपकी ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है, ठंडी जलधाराएं। तो क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, तो सातवें का डी हो जाएगा। बल्कि नॉर्वे और जो है कि नॉर्वे और कौन सी, तो नॉर्वे और क्यूरोसिया एक ऐसी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है, ठीक है। और भी जो है कि जलधारा है उनके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो दक्षिण विषुवतरेखी जलधारा कैसी है, तो ये गर्म है, ठीक है। मोजाम्बिक धारा कैसी है, तो मोजाम्बिक धारा आपका गर्म और अस्थायी है। अंगुल्लास धारा कैसी है, तो अंगुल्लास धारा आपका गर्म है, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी है, तो ये ठंडी और अस्थायी है। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह कैसी है, तो गर्म है। शीतकालीन मानसूनी प्रवाह कैसी, तो ठंडी है। सोमाली धारा कैसी है, तो सोमाली धारा आपका ठंडी है, ठीक है, सोमाली धारा ठंडी है। दक्षिण हिंद महासागरीय धारा कैसी होती है, ये भी आपका ठंडी है। और उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा कैसी होती है, आपका गर्म है। क्यूरोसिया की जलधारा कैसी है, तो गर्म है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह कैसी है, तो ये गर्म है। अलास्का की धारा कैसी है, तो अलास्का की धारा आपका गर्म है। सुषमा धारा कहाँ पर कैसी है, तो ये गर्म है। क्यूराइल जलधारा कहाँ पर, तो क्यूराइल जलधारा आपका ये कैसी है, तो इसकी ठंडी है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है। दक्षिण विषुवतरेखी जलधारा कैसी है, तो ये आपका गर्म है, ठीक है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कैसी है, तो गर्म है। हम्बोल्ट पेरुवियन धारा कैसी है, तो ठंडी है। अंटार्कटिका प्रवाह कैसी है, तो ठंडी है। पर प्रति विषुवतरेखी जलधारा कैसी है, तो ये गर्म है। एलिनो धारा कैसी है, तो गर्म है। ओकोटस्क धारा कैसी है, तो ये आपकी ठंडी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। आठवां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिसौरी नदी क्या है, दक्षिणी राकी पर्वत से निकलकर मिस्पी नदी से मिलती है, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया है, ये सही दिया है। मिस्री और मिसौपी के संगम पर कंसास नदी है, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि मिसौरी और मिसौपी के संगम पर कंसास ने शहर नहीं बल्कि कौन सी है, तो सेंट लुई नगर बसा हुआ है, ठीक है, सेंट लुई नगर बसा हुआ है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो आठवें का केवल पहला जो है ये सही दिया हुआ है। जो कथन है यह क्रीमिया तथा यूक्रेन के मध्य अवस्थित, तो ये सही दिया हुआ है। यह काले सागर को सिवास नामक समुद्र से अलग करता है, तो भी सही दिया हुआ। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो नौवें का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि इजराइल की सीमा निम्न में से किन देशों के साथ लगती है, ठीक है। तो पहला दिया है मिस्र, दूसरा दिया है सीरिया, तीसरा दिया है जॉर्डन, चौथा दिया है लेबनान। तो देखें तो इजराइल की सीमा कहाँ से लगती है, तो मिस्र से भी लगती है, सीरिया से लगती है, जॉर्डन से लगती है, लेबनान से लगती है। और लेबनान की राजधानी क्या है, तो बेरूत है, ठीक है, बेरूत। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10वें का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 11 नंबर प्रश्न मानव और पर्यावरण संबंधी निम्नलिखित अवधारणाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है। ए दिया नियतिवाद अवधारणा, ठीक है, क्या दिया एफ रेटिजल दिया है, डी दिया नियतिवादी अवधारणा। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि संभववादी अवधारणा और नियतिवादी अवधारणा को सही एफ रेटिजल। नॉन नियतिवाद अवधारणा सांस्कृतिक सेवा किसने कारण क्या हो जाएगा, तो 11 का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल नहीं है, ठीक है। क्या दिया है, पहला मानस दिया है, दूसरा डिब्रू सैखोवा दिया है, तीसरा नोकरेक दिया है, चौथा अचान कमार दिया है। तो देखें तो कौन सी भारतीय
झील के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन कर सही उत्तर का चयन करें। पहला दिया कि यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखूर झील है। दूसरा है कि बिहार के बेगूसराय में स्थित यह झील गंगा की सहायक गंडक नदी के विसर्ग के कारण बनती है। तो देखें तो ये जो है कांवर झील या कांवरताल झील के संदर्भ में देखें तो जो पहला कथन है कि यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखूर झील, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और बिहार के बेगूसराय में स्थित यह झील गंगा की सहायक नदी के गंडक नदी के विसर्ग के कारण बनी है, तो ये भी सही दिया। तो फिर क्या हो जाएगा 13 का, 13 क्या हो जाएगा, तो 13 का देखें तो 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, 13 का डी हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न की तीर्थहल्ली किस फसल पौधों पेड़ की एक किस्म है। ए दिया है नारियल, बी दिया है सुपारी, सी दिया है आम, डी दिया है केला। तो देखो तो तीर्थहल्ली ये किस फसल पौधे की पेड़ों की एक किस्म है, तो ये सुपारी की है। ठीक है, और देखें तो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो कर्नाटक में उगाई जाने वाली है सुपारी की सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है। और ध्यातव्य कि देखें तो भारत जो है कि सुपारी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और कर्नाटक इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा इसका योगदान होता है, 40% का उत्पादन करता है। उसके पास केरल है, केरल में कहाँ पर कितना, तो 25%। उसके पास असम में 20% उत्पादक करता है। इस पर क्या हो जाएगा, तो 14 का भी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनें। तो एक और क्या दिया, एक और दिवस दिया है, एक और तिथि दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है। तो एक क्या हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मधुमक्खी दिवस आपका 20 मई को मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद से विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 21 मई को। ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब है, तो 22 मई को मनाया जाता है। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 और सी का 3 डी का 4। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 15 का सी हो जाएगा। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024 का बुकर पुरस्कार जेनी एपेनबेक तथा अनुवादक माइकल हाइफेन को प्रदान किया गया है। दूसरा है कि 2023 का बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को प्रदान किया गया था। तो देखें तो इसमें कौन से कथन सही नहीं है, तो इसमें देखें तो जो है कि दोनों कथन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों कथन गलत दिए हुए हैं। क्यों, देख लेते हैं। क्योंकि 2024 का बुकर पुरस्कार जेनी एपेनबेक तथा अनुवादक माइकल हाफमैन को प्रदान किया गया था और हाफमैन को कैरोस नामक पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, किसके लिए, तो कैरोस नामक पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था। दोनों कथन इसमें देखें तो सही है। और 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये पॉल लिंच को दिया गया था। ठीक है, किसके लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, 16 क्या हो जाएगा, तो 16 का बी हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, तो 16 का बी हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, उनमें से सत्य कथनों की पहचान करें। सेला सुरंग भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग है जिसे हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने मान्यता प्रदान की। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और सेला सुरंग देखें तो ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर सेला सुरंग आपका, ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में अवस्थित है। ये क्या दिया है, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है कि दूसरा सेला सुरंग सिक्किम में अवस्थित है, गलत दिया हुआ है क्योंकि सेला सुरंग कहाँ पर, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में और तवांग जिले में है। और सेला सुरंग का उद्घाटन मार्च 2024 में भी सही दिया, दूसरा गलत दिया हुआ क्या हो जाएगा, देख लीजिए। और क्या साड़ी का प्रकार दिया है, एक और संबंधित राज्य दिया है। तो पोचमपल्ली इकत ये कहाँ का है, साड़ी जो है कि तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना का है, क्या हो जाएगा, इक्का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका पूर्वी साड़ी कहाँ पर है, पूर्वी साड़ी आपका मेखला कहाँ पर, तो मेखला जो है कि आपका असम में। ठीक, मेखला साड़ी असम में। मकरगिरी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। 18 बाकी देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से उन नवीन प्रौद्योगिकियों का चयन करें जिनके माध्यम से हम खाद्य पदार्थ में कार्बन पदचिह्न को कम करते हैं। ठीक है, कम करते हैं। तो देखें तो क्या दिया है, पहला वर्टिकल फार्मिंग दिया है, दूसरा नो टिल फार्मिंग दिया है, तीसरा दिया परिशुद्धता किण्वन दिया है, चौथा आहार की आदतों में बदलाव। तो देखें तो नवीन प्रौद्योगिकी का चयन करना है जिसके माध्यम से क्या करना है, तो खाद्य पदार्थों में कार्बन पदचिह्न को ये कम कर सकते हैं। तो देखें तो वर्टिकल फार्मिंग है, इससे भी हम लोग कार्बन की मात्रा को कम कर सकते हैं। नो टिल फार्मिंग है, परिशुद्धता किण्वन है और आहार की आदतों में बदलाव है। ठीक है, तो 19 क्या हो जाएगा, तो 19 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 19 के आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही लाइम प्रथम मामला भारत के किस राज्य में आया है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ए दिया है केरल, बी दिया है आंध्र प्रदेश, सी दिया है महाराष्ट्र, डी दिया है दिल्ली। तो देखें तो लाइम बीमारी और ये किससे होता है, बोरेलिया, किससे, तो ये बोरेलिया बर्गेडोर्फी जीवाणु के कारण होता है। इसके द्वारा तो बोरेलिया बर्गेडोर्फी जीवाणु के कारण होता है। और इसमें क्या होता है देखें तो एरिथमा है, उसके बाद देखें तो माइग्रेन है, ठीक है, एरिथमा है, माइग्रेन है, उसके बाद सिर दर्द है और मांसपेशियों में दर्द इत्यादि से होता है। और यह बीमारी देखें तो बहुसंख्यक रूप में कहाँ से आया, तो ये अमेरिका और यूरोप में ये आम बात है, ठीक है, यह आम बात है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 21वें प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे है कि उन्होंने यह सम्मान देखें तो फ्लोरिकन के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। तो देखें तो इसमें क्या देखना है, सत्य कथन देखना है। तो पहला जो कथन है सही दिया हुआ है, ठीक है। पूर्णिमा देवी बर्मन को हाल ही में विटली अवार्ड गोल्ड से सम्मानित किया गया, किसके लिए, तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क पक्षी के संरक्षण के लिए इनको दिया गया है। और ये क्या दिया इसमें, तो बंगाल फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। इस पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 21 का बी हो जाएगा, ठीक है, 21 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 22वें प्रश्न की जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित मदों में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। पहला दिया है अपरोक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक, ठीक है। दूसरा दिया है घिसावट या पूंजी का उपभोग। तीसरा दिया है हस्तांतरण आय। चौथा दिया है पूंजीगत लाभ या हानि। तो देखें तो जो है इसमें जो जीडीपी गणना करते समय किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है, किसको नहीं किया जाता है, तो देख लेते हैं। तो इसमें अपरोक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो पहला इसमें सही है। और देखें तो घिसावट या पूंजी का उपभोग, तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है। हस्तांतरण आय ये गलत दिया हुआ है। और पूंजीगत लाभ या हानि ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखें तो 22 का डी हो जाएगा, ठीक है, 22 का डी हो जाएगा। और भी चीज़ें क्या क्या है जो जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित मदों को नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो कौन कौन से, तो उस वर्ष की अनुपादित वस्तुएं हैं, पूंजीगत लाभ और हानि है, विदेशों से प्राप्त उपहार है, और हस्तांतरण आय है, जैसे कि बोनस हो गया, ठीक है, सेवानिवृत्ति पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि है, जीडीपी की गणना में नहीं किया सम्मिलित किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं 23वें प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और क्या दिया, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त एक और वर्ष दिया है। तो नागालैंड को कब राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, तो कब होता है, तो इसको देखें तो नागालैंड को 1969 में, ठीक है, 1969 में। तो ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेघालय को कब, तो मेघालय को 1972 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को कब, तो हिमाचल प्रदेश को 1971 में। कब हो जाए हिमाचल प्रदेश को 1971 में। और मिजोरम को 1975 में, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। इस पर क्या हो जाएगा, तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा, ठीक है, 23 का सी हो जाएगा। और भी जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उनको जो दिया गया उसको देख लेते हैं। और कौन कौन से राज्यों का गठन होता है, कब होता है, ये भी आता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है, तो 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात कब स्थापना होता है, तो 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का भी इसके साथी होता है 1 मई 1960 को। नागालैंड का कब होता है, तो नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन होता है। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन कब होता है, तो हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को। मेघालय का 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। मणिपुर का भी 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा का भी कब होता है, तो 21 जनवरी 1972 का स्थापना उसका वो गठन होता है। मिजोरम का होता है 20 फरवरी 1987 को। सिक्किम को 26 अप्रैल 1975 को, हम देखे ही हैं। और कौन से हैं, उसके बाद से गोवा है। गोवा कब होता है, 30 मई 1987 को। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को। छत्तीसगढ़ कब होता है, तो छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को गठन होता है। उसके बाद उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है। झारखंड का कब गठन होता है, 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना कब होता है, तेलंगाना का 2 जून 2014 को गठन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें, आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 24वें प्रश्न की मुद्रास्फीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मुद्रास्फीति से परिवर्तनशील आय समूहों को लाभ होता है, ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। और क्या है, इसमें कौन से कथन असत्य है ये देखना है। तो मुद्रास्फीति से बेरोजगारों में वृद्धि होती है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, एक देखें तो ये सही है, ठीक है। इसमें असत्य कथन को देखना है। तो मुद्रास्फीति से बेरोजगारी में वृद्धि होता है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। निर्यात में कमी होता है, तो ये आपका देखें तो ये सही दिया हुआ है। इस पर क्या हो जाएगा, कौन सा असत्य कथन है, तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। तो अब और भी देख लेते हैं क्या होता है इसमें, जब मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। उपभोक्ता को क्या होता है, तो उपभोक्ता का इसका प्रभाव हानि होती है। ऋणदाता को क्या होता है, तो ऋणदाता को भी हानि होता है। सार्वजनिक बचत को क्या होता है, तो इसकी कमी होती है।
आयात में क्या होता है तो इससे आयात में वृद्धि होता है, निर्यात में क्या होता है तो कमी होता है, रोजगार में क्या होता है तो रोजगार में वृद्धि होता है, ठीक है, रोजगार में वृद्धि होता है, उत्पादक में क्या होता है उत्पादक में लाभ होता है, व्यापारी क्या होता है तो इससे मुद्रास्फीति से लाभ होता है, कृषक क्या होता है कृषक को भी लाभ होता है, परिवर्तन समूह क्या होता है जिसमें लाभ होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा 24 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें, नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो एक और क्या दिए, एक और योजना दी है, एक और प्रारंभ वर्ष दी है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास ये कब इसकी स्थापना होता है, तो ये कब से शुरू होता है तो 1999 में। कब होता है तो 1999 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ए का 2 हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब आता है तो 2000 में, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा तो बी का 1 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये कब इसकी स्थापना हो तो 1988 में। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना है तो कब 2004 में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ए का 2 बी का 1 सी का 3 ए का 1 बी का ए का 3 बी का, इसे क्या हो जाएगा ए का 2। उसके बाद से देखें तो ए का 2 था, बी का क्या था बी का 1 था, और सी का 3 था, डी का 4 था। इस पर क्या हो जाएगा तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा तो 25 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। कैथरीन जो है कि तंजानिया की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो ये देखें तो पहला ही जो है कथन ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। और यह सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिण छोर पर अवस्थित है, तो ये सही दिया हुआ है। और कैथरीन ये कहाँ का है तो कैथरीन आपका मिस्र की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। कैथरीन आपका मिस्र की सर्वोच्च चोटी है। तो इससे क्या हो जाएगा तो इसमें कौन से सत्य कथन तो केवल 2 है। 26 क्या हो जाएगा तो 26 का बी हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है कि डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ अवस्थित है। ए दिया है कनाडा में, बी दिया है स्पेन में, सी दिया है फ्रांस में, डी दिया है ऑस्ट्रेलिया में। तो देखें तो डिसअपॉइंटमेंट झील ये कहाँ पर है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहाँ पर तो दक्षिण में गिब्सन मरुस्थल इसमें पाया जाता है, ठीक है। वहीं पर इसकी औसती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से एक रूस को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित नहीं करता है। कौन सा विभाजित नहीं करती है तो ए दिया है यूरोल पर्वत, बी दिया है कैस्पियन सागर, सी दिया है वोल्गा नदी, और डी दिया है यूराल नदी। देखें तो 28 का सी जो वोल्गा नदी ये विभाजित नहीं करती है। और देखें तो रूस के 2 महाद्वीप यथा कौन कौन है तो यूरोप और एशिया में विकसित देश है, और इसका अधिकांश विकसित भाग कहाँ पर तो यूरोप में यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित है। और देखें तो यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर इस देश की और कैस्पियन सागर देश को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा तो 28 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो इसमें क्या देखना है, इसमें एक सूची दी है, एक उसकी अवस्थिति देखना है। तो ये ग्रैम्पियन पर्वत कहाँ पर तो ग्रैम्पियन पर्वत आपका स्कॉटलैंड में, कहाँ पर तो ये स्कॉटलैंड में क्या हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। ये पिनाइन पर्वत कहाँ पर तो पिनाइन पर्वत आपका इटली में है। हार्ट कहाँ पर तो हार्ट, ठीक है। पिनाइन पर्वत कहाँ पर तो पिनाइन आपका इंग्लैंड में है। तो इस पर क्या हो जाएगा तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 देख लेते हैं, ए का 3 बी का 4। और क्या तो हार्ज पर्वत कहाँ पर तो आपका हार्ज पर्वत जर्मनी में। तो क्या हो जाएगा सी का 2, ए का 4 बी का 3 सी का 2 और डी का 1। तो इस पर क्या हो जाएगा तो 29 का क्या हो जाएगा तो 29 का डी हो जाएगा आंसर इसका, 29 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 29 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा एक अक्षांश कहलाता है। ये दिया विषुवती निम्न वायुदाब पेटी, बी दिया उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सी दिया उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, डी दिया ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। देखें तो एक अक्षांश कहलाता है, किसको कहा जाता है तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को क्या कहा जाता है तो अक्षांश भी कहा जाता है। जो कहाँ पर होता है देखें तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक पाया जाता है। और इन अक्षांशों पर देखें तो वायु के नीचे उतरने के कारण क्या होता है तो क्षैतिज संचालन नहीं हो पाता है, जिस कारण यहाँ पर वायुमंडल क्या है तो वायुमंडल प्रायः शांत रहता है। और देखें तो इसको क्यों अक्षांश कहा जाता है तो मध्य युग में घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं में क्या हुआ तो नौकाओं को यहाँ की शांत वायुमंडलीय दबाव के कारण काफ़ी कठिनाई होती थी। इसलिए क्या किया गया तो नौकाओं को का भार हल्का करने के लिए घोड़ों को इसमें निकाल कर फेंक दिया गया। इसलिए इस कटिबंध का नाम क्या पड़ा तो अक्षांश पड़ा, ठीक है। तो 30 क्या हो जाएगा तो 30 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। क्या है कि ब्लू चिप कंपनियों को सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। दूसरा कारण है कि ब्लू चिप कंपनियों के पास लाभांश भुगतान और स्थिर वृद्धि का एक सुसंगत इतिहास है। तो देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। इस पर क्या हो जाएगा तो 31 का ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या देखना है कौन सा युग इसमें सही सुमिलित है ये देखना है।
तो देखें तो लारेंज वक्र से क्या होता है, तो ये आय की क्षमता को मापा जाता है। गिनी गुणांक में क्या होता है, तो आय वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप होता है, तो ये भी सही दिया हुआ, ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है। कुजनटस वक्र क्या होता है, तो ये प्रति व्यक्ति आय की क्षमता की माप होती है। और फिलिप्स वक्र में क्या होता है, तो बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र इस पर क्या हो जाएगा, तो ये चारों कथन सही दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 32 का, आपका 32 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। दूसरा है कि मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाता है। तो देखें तो गिफिन वस्तुओं के बारे में जो है कि दोनों कथन सही दिए हुए हैं कि गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं और मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 33 का सी हो जाएगा। 33 क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। ए दिया है दास कैपिटल, बी दिया है द प्रिंस, सी दिया है उन्मुक्त घोषणा पत्र, डी दिया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखें तो दास कैपिटल किसकी रचना है, तो ये कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। कार्ल मार्क्स की कौन सी रचना है, ये लिखी गई है किसके द्वारा, तो ये दास कैपिटल द्वारा लिखी गई है। तो 34 क्या हो जाएगा, 34 का ये हो जाएगा, ठीक है। दास किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की है, तो 34 का ये हो जाएगा। और इसमें क्या बताया गया, इसमें अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नवीकरणीय का प्रमुख कारण नहीं है। ए दिया औद्योगिकरण, बी दिया है कृषि का विस्तार, सी दिया है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, डी दिया है शिक्षा के अवसर। तो देखें तो कौन सा कारण नवीकरणीय का प्रमुख कारण नहीं है, कृषि का विस्तार है जो है कि प्रमुख कारण इसमें नहीं है। और औद्योगिकरण में देखें तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा के अवसर है, नगरीकरण के प्रमुख कारक है। क्योंकि लोग जो है कि बेहतर जीवन की तलाश में क्या करते हैं, तो शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। जबकि तो पर क्या होता है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा आंसर, तो 35 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो देखें तो राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ पर, तो आपका ये हैदराबाद में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ पर है, तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला आपका अहमदाबाद में है, ये कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है, तो क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। और इसरो जड़त्व क्या है, देख लेते हैं। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई ये कहाँ पर है, तो आपका ये तिरुवनंतपुरम में है, तो क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ पर, तो ये आपका कोलकाता में है, तो क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 देख लेते हैं। ए क्या हो जाएगा, तो ए का आपका ए का 2, बी का 3, सी का 4, का 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का 36 का सॉरी 36 का क्या हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा, ठीक है। 36 का डी हो जाएगा। एक फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी ये कहाँ पर, तो ये हैदराबाद में है, ये कहाँ पर, तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी ये कहाँ पर, तो ये हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ पर, तो आपका ये अहमदाबाद में है, ये कहाँ पर, अहमदाबाद में है, ठीक है। और क्या है, और देखें तो इसरो जड़त्व प्रणाली का ये कहाँ पर, तो ये तिरुवनंतपुरम में है। और परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोन केंद्र कहाँ पर, तो ये आपका ये कोलकाता में है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है ये देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ पर, तो हैदराबाद में दिया है, ठीक है। तो ये देखें तो ये सही है। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड ये कहाँ पर, तो नई दिल्ली में दिया है, ये नई दिल्ली में नहीं, ये कहाँ पर, तो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। और भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कहाँ पर, तो मुंबई में है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर, तो ये आपका इंदौर में, तो ये भी सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 37 का बी हो जाएगा, ठीक है, शायद बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किससे संबंधित नहीं है, ठीक है, ये देखना है। तो देखें तो क्या दिया है, रेगिस्तान में मरीचिकी का बनना, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया है। 38 का ये सही दिया है। कांच में आज दरार का चमकना, ये भी देखें तो ये सही दिया हुआ है, किससे संबंधित नहीं ये देखना हम लोग को। जल में पड़ी परख नली का चमकना, ये सही दिया है। और क्या दिया है, बर्फ़ की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठाई दिखता है, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि ये किससे होता है, तो ये इसका कारण क्या है, तो इसका कारण प्रकाश का क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 38 का डी हो जाएगा, ये सही नहीं दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तारे का रंग का निर्धारण उसके पृष्ठताप से होता है, ठीक है। इसमें क्या देखना है, कौन से असत्य कथन है, तो ये सही दिया हुआ है। उच्च पृष्ठताप वाले तारे सफेद होते हैं, तो ये भी सही दिया हुआ है। अत्यधिक उच्च ताप वाले तारे ये नीले होते हैं, तो ये भी सही दिया है। इस पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं बल्कि तीनों इसमें सही।
और देखें तो तारे का रंग जो है पृष्ठ इसका ताप द्वारा निर्धारित होता है। और तारे के रंग 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? तो लाल है, ठीक है, ये निम्न पृष्ठ ताप होता है। सफ़ेद में कैसा होता है? सफ़ेद में उच्च पृष्ठ ताप होता है। और वही देखें तो नीला में क्या होता है? तो नीला में अति उच्च पृष्ठ ताप होता है, ठीक है, नीला में अति उच्च पृष्ठ ताप होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न की मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को उनकी मात्रा के अवरोही कर। तो हाइड्रोजन में कितने % पाया जाता है मानव शरीर में? उनकी मात्रा कितनी होती है? हाइड्रोजन का मात्रा होता है 10%, ठीक है। नाइट्रोजन कितना? तो नाइट्रोजन का 3% होता है, 3% होता है। कैल्शियम कितना होता है? तो कैल्शियम का आपका 2% होता है, कैल्शियम का मात्रा 2% होता है। फास्फोरस कितना? तो 1% होता है, ठीक है, 1% होता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा आंसर? सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के बाद से नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद से कैल्शियम आएगा, फिर उसके बाद से फास्फोरस आएगा। तो 40 क्या हो जाएगा? तो 40 का बी हो जाएगा आंसर। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। पहला दिया है कि जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण कास्टनर कैल्नर विधि के अनुसार किया जाता है। तीसरा दिया है गैलियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। तो इसमें क्या देखना है? असत्य कथन को देखना है। तो देखें तो जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर कैल्नर विधि के अनुसार किया जाता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। गैलियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसका प्रयोग किसका होता है? तो सेलिनियम धातु का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है, न कि गैलियम धातु का प्रयोग होता है। तो इस तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें डी हो जाएगा, क्यों था, ठीक है, एक गलत दिया, 41 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न की उत्परिवर्तनवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला दिया है कि यह सिद्धांत ह्यूगो डू ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो देखें तो ये सही दिया हुआ है। दूसरा है कि सभी जीव जातियों में की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, तो ये भी सही दिया है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 42 का बी हो जाएगा, ठीक है, 42 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न। 43 में युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भ्रूण विज्ञान की स्थापना, ठीक है, भ्रूण विज्ञान की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया? डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा? एक का पहला जो है सही दिया हुआ है। विषाणु का अस्तित्व के प्रमाण, तो डी इवानोवस्की, ये भी सही दिया हुआ है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी किसके द्वारा? तो नाल्वारस्का के द्वारा, ये भी सही दिया हुआ है। और क्या दिया है? तीसरा है कि कृत्रिम हृदय का निर्माण जो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसके विकसित करने का श्रेय किसको है? तो ये रॉबर्ट जार्विक को है, ठीक है, किसको है? तो रॉबर्ट जार्विक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका डी इसमें सही नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य नहीं है? तो ये क्या दिया है? यह नेत्र की पुतली को संकुचन करता है। दूसरा दिया है कि यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। यह लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। और चौथा दिया यह की पुतली को फैलाता है, तो यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। और देखें तो यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में क्या करता है? तो ये वृद्धि करता है, ठीक है। इसमें क्या देखना है? कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है। तो पहला तरीके से ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, पहले सही दिया है कि यह नेत्र की पुतली को संकुचन करता है, ये नहीं है, ये देखना हम लोग को। लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। ये लार ग्रंथियों के स्राव है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। यह लार के ये आँख की पुतली को फैलाता है, तो ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा? तो 44 से कौन से कार्य क्या हो जाएगा? तो 44 क्या हो जाएगा? तो 44 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद 13 से संबंधित है? क्या दिया है? पहला दिया है कि आच्छादन का सिद्धांत, तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, देखें तो ये सही है, ठीक है, सही दिया है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ये भी सही दिया है। अद्वितीयता का सिद्धांत, ये भी सही दिया हुआ है। तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखें तो 45 का बी हो जाएगा, ठीक है, 45 का हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखें तो क्या दिया है? एकांतता का अधिकार, ये राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य, तो सही दिया हुआ है। निःशुल्क विधिक सहायता MS हास्कट बनाम महाराष्ट्र, ये भी सही दिया हुआ है। आश्रय का अधिकार दिया मेनका गांधी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि आश्रय का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1998 के मामले से संबंधित है। और चिकित्सा पाने का अधिकार किससे है? तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का बी है, जो सही सुमेलित नहीं था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, सी हो जाएगा, क्या था? तो 46 का सी था। अब आगे देख लेते हैं 47 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर आरोप एक संकल्प के रूप में लगाए
दूसरा है कि प्रस्तावित संकल्प क्या है, प्रस्तावित संकल्प तो उस सदन की संख्या का कम से कम 1/5 द्वारा हस्तांतरित हो, ठीक है, 1/5 सदस्यों द्वारा हस्तांतरित हो। देखें तो इसमें राष्ट्रपति के माध्यमों की प्रक्रिया संबंधित देखना है। तो देखें तो संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर आरोप एक संकल्प के रूप में लगाए तो ये सही दिया हुआ है। प्रस्तावित संकल्प उस सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/5 सदस्य नहीं बल्कि 1/4 सदस्यों द्वारा तीसरा है कि सदन की कुल संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो, ठीक है, ये सही दिया। इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो 47 का ये हो जाएगा, ठीक है, 47 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 48वां प्रश्न की पूर्ण न्याय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। ए दिया अनुच्छेद 141 में, बी दिया अनुच्छेद 142 में, सी दिया अनुच्छेद 143 में, डी दिया अनुच्छेद 144 में। तो देखें तो पूर्ण न्याय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 142 में, ठीक है, तो 48 भी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करें कि अनुच्छेद 141 में क्या है, अनुच्छेद 143 में क्या है, और अनुच्छेद 100 आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 49वां प्रश्न निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ए दिया वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं भारत सरकार द्वारा उधार लेना, अनुच्छेद 292 दिया है। सी दिया है संघ राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए गए व्यय, क्या दिया अनुच्छेद 282 संघ की समाप्ति को राज्य के कराधान से लूटते छूट, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि किसमें है, ये किसमें बात कही गई है, तो ये आर्टिकल 285 में, ठीक है, 285 कहा गया है संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट मिलेगा। और वार्षिक वित्तीय विवरण तो ये अनुच्छेद 112 ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। और क्या दिया है, सही है, ठीक है, भारत द्वारा उधार लेना, अनुच्छेद 292 सही दिया है। संघ राज्य द्वारा अपने राजस्व में किए गए हुए तो ये भी सही दिया हुआ है, और ये गलत दिया हुआ था, ठीक है। संघ की संपत्ति की राज्य के कराधान की छूट किससे है, तो अनुच्छेद 285 में है, ठीक है, अनुच्छेद 285 में। 50वां प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 7 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, ठीक है। और क्या देखना है इसमें, सत्य कथन को देखना है, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है। कर्नाटक और बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या असमान है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। क्यों, देख लेते हैं। देखें तो वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में है विधान परिषद, उसके बाद से बिहार में है, उसके बाद से आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में विधान परिषद है, ठीक है। और देखें तो कर्नाटक और बिहार में कितने, तो 75 सदस्य जो है कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या है, ठीक है। कर्नाटक और बिहार में 75 सदस्य विधान 50 का सी हो जाएगा, ठीक है, 50 का सी हो जाएगा। और हम यहाँ भी वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और लोग भी जरूर से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।